मी प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो let me make the chat public so that you can all message in public. Yes. Yes. So everybody ready for day 2? कोई ऐसा तो नहीं जिसने डे 1 ही अटेंड नहीं किया सीधा डे 2 पे आ गया है? ऐसा तो कोई नहीं है ना? रेडी. सो लेट्स फर्स्ट रिवाइज कि कल हमने क्या था उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज का एजेंडा चालू करते हैं. देखिए, कल हमने देखा दैट आपकी फाइनेंशियल जर्नी की 7 स्टेजेस होती हैं. देयर आर 7 स्टेजेस. क्या थी वो स्टेजेस? डिपेंडेंट, जहां पे आप किसी और पे निर्भर हैं. सॉल्वेंट स्टेज, इनकम और खर्चा दोनों बराबर चल रहा है. इनकम हल्की सी ज्यादा है स्टेबल स्टेज में, छोटे मोटे सेविंग चालू हो गए. सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड अबंडेंस, दीज आर द 7 स्टेजेस. कल हमने देखा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और उसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने बताए थे. न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ मनी, सबकॉन्शियस एसोसिएशंस एंड थर्ड हमने बात करी थी दैट स्ट्रेटजीज अबाउट मनी. लोग पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? सेंस ऑफ सिक्योरिटी, पावर, एक मेजरमेंट ऑफ सक्सेस मिलता है, आप अपना स्टेटस बता पाते हैं, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, फैमिली, इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए, और फ्रीडम के लिए आप करना चाहते हैं. आप जो नंबर वहां पे लिखे थे वो नंबर ऑलरेडी आपके पास में क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो वो नंबर ना होने का कारण क्या है? कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हमारे अंदर पड़े हुए हैं. ये टॉप 6 ब्लॉकेजेस हैं जो हमने कल बात करी थी. लोगों के अंदर नेगेटिव बिलीफ होते हैं, फियर, एंजाइटी होती है, अनवर्दीनेस है अंदर, वीक सेल्फ कंट्रोल है, द नीड टू बी सीन एज अ गुड पर्सन है, और पार्किंसन लॉ भी काम करता है. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है उसी हिसाब से हम अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं और ओवरऑल हम इवन ही रहते हैं. यहां तक अगर सेम पेज पे हैं तो मुझे लिख दें जरा सेम पेज. जस्ट टाइप सेम पेज इफ यू आर ऑन सेम पेज टिल नाउ. सेम पेज. चलिए, तो अगर आप सेम पेज पे हैं तो लेट मी स्टार्ट विथ डे 2 का एजेंडा कि आज हम डे 2 पे क्या क्या बात करने वाले हैं. तो देखिए, डे 2 पे हमारा आज का मेन एजेंडा रहेगा लॉ ऑफ वाइब्रेशन, मनी ब्लूप्रिंट, सक्सेस एंड फेलियर सर्किट एंड एडवांस सुपर इंटरनल कंसंट्रेशन फॉर मनी. तो आज के पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, दैट इज मनी ब्लूप्रिंट. Latest neuroscience suggests that money flow in our life is controlled by money switch. ये मनी स्विच या फिर मनी ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? इससे पहले मुझे आप बताएं कि ब्लूप्रिंट आखिर क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है? ड्राफ्ट, प्लान, ओके, फाउंडेशन. ओके, तो देखिए, जब भी हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है, और जो ब्लूप्रिंट है एग्जैक्टली वैसे ही मैप किया जाता है बिल्डिंग को. यानी कि अगर ब्लूप्रिंट में पाइपलाइन में गड़बड़ है या फायर एग्जिट में गड़बड़ है, किसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ आपको दिखेगी एग्जैक्ट बिल्डिंग में भी. नाउ सेम वे आप भी जब रियल वर्ल्ड में पैसा कमाते हैं, रियल वर्ल्ड में कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, तो वो अचीव होने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट आपके ब्रेन में तैयार होता है, और वो ब्लूप्रिंट ही उस नतीजे को जन्म देता है. तो आपका जो ब्रेन है ये एक रेगुलेटर की तरह काम करता है. ये क्या करता है कि जो भी आपके जिंदा रहने के लिए, आपके सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ये उन पैरामीटर्स को एक नॉर्मल रेंज में रखने का प्रयास करता है. जैसे कि आपके जीवन के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट 4 पैरामीटर्स कौन से हैं?
हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इन्हीं पैरामीटर की स्थिति कंट्रोल करती है कि आप ओवरऑल जीवित कितने बढ़िया तरीके से हैं या फिर नहीं रह पाएंगे। तो आपने देखा है, जैसे ही आपने अगर दौड़ लगाई या कुछ भी आपको डर लगा या कोई आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आए और आपकी हार्ट बीट अगर एक नॉर्मल पॉइंट से ऊपर चली गई, तो आपका ब्रेन क्या करता है? क्या करता है ब्रेन? वापिस उसको नीचे करता है और वापिस नॉर्मल रेंज में ले आता है, राइट? आपका अगर ब्रीदिंग अगर बढ़ गया है, आपने दौड़ लगाई और आपकी ब्रीदिंग ऊपर चली गई, तो आपका ब्रेन क्या करेगा? फिर से आपकी ब्रीदिंग को नॉर्मल रेंज में ले आएगा। जैसे हार्ट बीट लगभग 70 से 80 बीट पर मिनट, ब्रीदिंग लगभग 15 से 16 सांसें पर मिनट, ये वापस उस रेंज में ले आता है। फिर बॉडी टेम्परेचर पे आ जाएगा ये। तो अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया या बहुत ज्यादा कम हो गया, तो अंदर से कुछ बॉडी में ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और वापिस आपका ब्रेन उसको नॉर्मल रेंज में ले आता है। सेम इज ट्रू विद ब्लड प्रेशर एज वेल। कम ज्यादा हुआ तो बॉडी अपनी तरफ से एक एफर्ट लगाती है कि अगर कई बार देखते हैं ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा सा कम हो गया है तो बॉडी अपने आप ही आपको गिरा देती है। ब्रेन क्या करता है? सडनली आपको नीचे गिरा देता है, सो दैट ग्रेविटी के अगेंस्ट में उसको पुश ना करना पड़े। आप जमीन पे लेटे हुए हैं तो जो फ्लो है वो थोड़ा सा बेटर तरीके से हो जाए। तो आपका ब्रेन इन चीजों को रेगुलेट करने का प्रयास करता है। अब सेम चीज होती है आपके वजन के साथ और आपके पैसे के साथ। आपने नोटिस किया है कि कई बार आप एक वेट के अराउंड कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक वजन के अराउंड आपका शरीर और आपका ब्रेन अडेप्ट हो जाता है, फिर उसी का +-2 kg के अंदर अंदर वो आपके वेट को मैनेज करने लगता है। अगर आपने मेहनत करके बहुत ज्यादा वजन अगर लूज कर भी लिया, तो लेटेस्ट स्टडीज ये बताते हैं कि 80% लोग जो वेट लूज करते हैं वो 90 डेज में फिर से गेन कर लेते हैं। 80%, 80-85% लोग जो सिगरेट छोड़ते हैं, 1 से 1.5 महीने छोड़ने के बाद में वापस पकड़ लेते हैं। इस फिनोमिना को कहा जाता है स्नैप बैक इफेक्ट। स्नैप बैक इफेक्ट, स्नैप बैक का मतलब कि चीजों की वापस अपनी उसी ओरिजिनल नॉर्मल रेंज में जाने की टेंडेंसी। जैसे नहीं, आपने रबड़ को खींच के रखा, जैसे ही छोड़ेंगे, जब तक पकड़ा हुआ था, फोर्सफुली पकड़ा हुआ था, तब तक वो ट्रांसफॉर्म लग रहा था, लेकिन इट वॉज नॉट अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन, इट वॉज जस्ट अ डिल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन। रबर ने अपना नेचर नहीं छोड़ा था, वो सिर्फ आपने फोर्सफुली खींच के उसको अपने शेप से बाहर निकाला था। दैट्स नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज फोर्स्ड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द मोमेंट यू लीव इट, rubber is again going to go into the same shape. क्लियर है? इसलिए आप देखते हैं एक व्यक्ति जो मोटा हो रहा है, वो ऐसा नहीं है कि मोटा ही होता चला जाएगा और एक दिन फट जाएगा, और जो पतला हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि पतला ही होता जाएगा और एक दिन ब्लैक होल बन जाएगा। हर व्यक्ति एक वजन के अराउंड अपना न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट बना लेता है। एनईपी का मतलब आपके ब्रेन का एक नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी पॉइंट। ये जो न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट या जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी पॉइंट है, यही नंबर इसका गाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि क्या हमारी डिफॉल्ट स्टेट है, व्हाट इज अवर डिफॉल्ट स्टेट। और जब भी आप अपनी डिफॉल्ट स्टेट से बहुत ज्यादा बाहर जाने का प्रयास करेंगे, तो आपका ब्रेन इसे एज ए खतरा लेता है, एज ए थ्रेट लेता है, और आपके अंदर कुछ चेंजेस करके वापस आपको डिफॉल्ट में लेके जाने का प्रयास करता है। इसलिए पता है, आप सबका पैसे के अराउंड एक डिफॉल्ट स्टेट बन चुका है ऑलरेडी। मुझे बताएं, क्या हम सब के लिए 1,000 रुपए की सेम वैल्यू है? नहीं ना। किसी को आज 1,000 मिल जाए तो शायद उसके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। आप शायद हो सकता है कि किसी को टीपी देके आ जाते हो। तो मार्केट में 1,000 रुपए की वैल्यू सेम है, लेकिन द परसीव्ड वैल्यू ऑफ 1,000 रुपीज इज नॉट सेम इन एवरीवन्स माइंड। नाउ व्हाट कंट्रोल्स दिस परसीव्ड वैल्यू? क्यों मेरे 1,000 रुपए की वैल्यू अलग है, आपके की अलग है, अंबानी की अलग होगी, बिल गेट्स की अलग होगी? क्लियर? और आप देखते हैं समय के साथ ये बदलती भी गई होगी। शायद जब आप छोटे थे, उस टाइम पे अगर कोई 10 रुपए की पॉकेट मनी भी दे जाए तो मजा आ जाता था आपको। कई बार तो ऐसा सवाल आता था कि इसका करेंगे क्या अब। आज लाख रुपया कमा के भी लगता है कि कम पड़ रहा है।
तो क्या चीज है जो पैसे के साथ आपकी जो रिलेटिव वैल्यू है, जो परसीव्ड वैल्यू है, उसको चेंज करता रहता है? इट इज योर एनईपी, इट इज योर न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट। ये न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट आपका रेफरेंस बनता है कम या ज्यादा वैल्यू डिसाइड करने के लिए। डन। और ये न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट को कंट्रोल करता है आपका मनी ब्लूप्रिंट, आपकी मनी इमेज, जो आपके सबकॉन्शियस के अंदर डीपली पैसे को लेके जो आइडेंटिटी बनी हुई है। दिस आइडेंटिटी इज कंट्रोलिंग यू। हमेशा ध्यान रखिएगा दैट योर रियलिटी इज ऑलवेज कंसिस्टेंट विथ योर आइडेंटिटी। आपकी रियलिटी हमेशा आपकी आइडेंटिटी से कंसिस्टेंट रहेगी। आइडेंटिटी मीन्स आई एम के बाद आपने क्या लगा रखा है। अगर अंदर चल रहा है आई एम फैट, I am overweight, I am asthmatic, I am diabetic, I am victim, I am procrastinator, I am poor, I don't deserve it, I am good for nothing, I am not enough, I am ugly। ये सब जो I am के बाद लगे हैं ये आपकी कोर आइडेंटिटी में है। और अब क्या करेंगे आप अपनी रियलिटी में वैसी ही चीजें पैदा करना शुरू करेंगे। आप अपनी रियलिटी में वैसी ही चीजें क्रिएट करेंगे जो आपकी आइडेंटिटी से मैच होती हो। अगर आपकी रियलिटी कुछ अलग हो गई, क्योंकि जिंदगी चांसेस का भी इफेक्ट है, चांसेस का भी रोल होता है, तो अगर तो जिंदगी में एक्सीडेंटली कोई लॉटरी मिल गई या ऐसा कोई इवेंट आ गया जहां पे आइडेंटिटी तो अंदर अलग है लेकिन रियलिटी कुछ और हो गई है, तो आपकी आइडेंटिटी पता है क्या करेगी? आपकी आइडेंटिटी आपके अंदर ऐसे बदलाव लेकर के आएगी कि आप अपनी रियलिटी को फिर से गिरा लें और वापस अपनी आइडेंटिटी से मैच कर लें। क्लियर है? यही कारण है कि गैलप्स करके अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट साइंटिफिक सर्वेज करती हैं। इन्होंने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने पता है किन्हें सर्वे किया? ये जो कौन बनेगा करोड़पति या हु विल बी द मिलियनेयर और जो लॉटरी विनर्स होते हैं जिनके पास एकदम से पैसा आ जाता है, इनको मॉनिटर किया इन्होंने कि ये लोग 5 साल बाद क्या करते हैं अपनी जिंदगी में। तो जैसा आप समझ गए होंगे कि क्या आंसर आया होगा। 80% लोग वही काम कर रहे हैं जो करोड़पति बनने से पहले कर रहे थे। यानी कि जो पढ़ा रहा था वो अभी भी पढ़ा रहा है, जो नौकरी कर रहा था वो अभी भी नौकरी कर रहा है, जो छोटी दुकान चला रहा था वो अभी भी दुकान, यानी कि वही काम कर रहे हैं और मैक्सिमम ने ऑलमोस्ट सारा पैसा ठिकाने लगा दिया है। देखिए, एक या दो के साथ हो तो आप इसे कोइंसिडेंस मान सकते हैं, इत्तेफाक मान सकते हैं हम। एक जने के साथ हो, दो के साथ हो, 10 के साथ हो, लेकिन एक जब बहुत बड़े तबके के साथ पैटर्न कोई रिपीट होता है तो हर पैटर्न के पीछे एक प्रिंसिपल है। यस और नो? देयर इज समथिंग ना जो इस प्रिंसिपल को कंट्रोल कर रही है। सो देखिए, आपका ब्लूप्रिंट बेसिकली क्या करता है आपके साथ में। जैसे ही वो आपके न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट से बाहर निकलता है, आपका पैसा हो, वजन हो, कुछ भी हो, जैसे ही ये न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट से बाहर निकल जाता है तो ये पता है क्या करने लगता है? ये कंट्रोल करने लगता है आपके थॉट्स को। सबसे पहले ही आपके इंटरनल डायलॉग को कंट्रोल करता है। ध्यान दीजिएगा अभी। आपके जो थॉट्स होते हैं, आपके थॉट्स फीलिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं और जो आपकी फीलिंग्स हैं ये एक्शन को प्रोड्यूस करती हैं और आपके एक्शन रिजल्ट पैदा करते हैं। वो रिजल्ट कोई वेट हो सकता है, कोई मनी हो सकता है, कोई अच्छा रिश्ता हो सकता है, कोई बिजनेस डील हो सकती है, वट एवर इट इज। बट सवाल उठता है कि थॉट कौन प्रोड्यूस करता है? क्यों हर इंसान अलग अलग प्रकार के विचार पैदा करता है? क्यों एक ही परिवार के बच्चे जिनके सेम माता पिता हैं, सेम एनवायरनमेंट में हैं, इनके भी विचार अलग अलग हो जाते हैं? तो देखें, आपका जो थॉट है इसको कंट्रोल किया जाता है आपके ब्लूप्रिंट के द्वारा। योर ब्लूप्रिंट और योर सेल्फ इमेज, SI, और योर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी आपके सबसे कोर में होती है। आपका जो सबसे कोर पॉइंट है वो आइडेंटिटी है। उसके बाद में जो आपकी सेकंड लेयर होती है वो है थॉट्स। उसके बाद में जो अगली लेयर होती है आपकी, वो आप समझें आपके इमोशंस।
उसके बाद वाली जो लेयर होती है वो होती है फीलिंग्स, और उसके बाद में इसके भी बाहर जो होते हैं, यहाँ पे आते हैं आपके बिहेवियर्स, एक्शंस, हैबिट्स, ये सब यहाँ पे आते हैं, और फिर यहाँ से आता है रिजल्ट। तो इन थॉट्स को कौन कंट्रोल करता है? जैसी आपकी आइडेंटिटी है वैसी ही थॉट्स आप रेडिएट करेंगे। क्लियर है जी? अब सवाल उठता है कि आप अपने कोर में क्या हैं, हु यू आर एट द कोर। तो अभी ये जो लॉटरी विनर्स होते हैं, इनकी कोर तो नहीं बदली, आइडेंटिटी तो नहीं बदली, बाहर बदलाव आया है बस। आइडेंटिटी अंदर ये अभी भी मिडिल क्लास है, अंदर ये अभी भी लोअर मिडिल क्लास है, अंदर ये अभी भी पुअर क्लास है, अंदर ये अभी भी अपने आप को अनडिजर्विंग मानता है। इंडिया में ही देख लें आप, सुशील कुमार करके एक पंचकोटी में 5 करोड़ जिन्होंने जीता, आज वो क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो 5 करोड़ पढ़ने खरीदने जब मिले उससे पहले जो टीचिंग कर रहे थे, आज वो ही कर रहे हैं। लास्ट ईयर उन्होंने खुद ने लेटर लिख के बोला था कि सब कैसे छीना मेरा, क्या गलत चीजें हो गई, राइट? देखिए, हम लगभग 4 साल की उम्र होती है तब तक अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, सेल्फ का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आ जाता है, राइट? जब बच्चा ये कहने लगता है ये मेरा है, मेरा खिलौना, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा बैग, ये मैं पैदा होता है, ये सेल्फ पैदा होता है उसके अंदर, आई एम का कॉन्सेप्ट उसके अंदर क्रिएट होता है 4 साल की उम्र में। और जब ये आई बचपन में क्रिएट होता है, तो ये जो आई है ये बहुत करेजियस है, ये डिजर्विंग मानता है। एक बच्चे को देखा कैसे कहता है कि हाँ मुझे दूध चाहिए, हाँ मुझे, उसको उसकी आइडेंटिटी आप देखें ऐसी है कि आई डिजर्व एवरीथिंग। यस और नो? बहुत ही डिजर्विंग मानता है, आई डिजर्व ऑल द अटेंशन, आई डिजर्व ऑल द वैलिडेशन, आई डिजर्व ऑल द एप्रिसिएशन। इस वजह से ये बच्चा कितनी बार गिर जाता है, वापस उठ जाता है, ये सब चीजें सीख लेता है। आप देखते हैं पहले 3 साल में ऑलमोस्ट जितने भी ह्यूमन चाइल्ड हैं, ये सभी ऑलमोस्ट जो चीजें बेसिक सीखनी चाहिए सभी सीख जाते हैं। बड़े होने के बाद में सबको अलग अलग टाइम लग सकता है चीजें सीखने में, लेकिन 80% बच्चे एक सिमिलर पहले 3 साल में जो जो स्टेज वाइज डेवलपमेंट आने चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर लेना है, चाहे बैठने का, चलने का, खुद से खाने का, सारे सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं टाइम पे। क्यों? क्योंकि अभी ये बिल्कुल प्योर पोटेंशियल की फॉर्म में है, इसके अंदर कोई बिलीफ नहीं आया है कि ये डिफिकल्ट है या इजी है, इसको अभी समझ नहीं आई दिस इज डिफिकल्ट और इजी, इसको अभी मान्यता ही नहीं आई कि मैं गुड फॉर नथिंग हूं कि नहीं हूं। ये एक पॉसिबिलिटी है और उस पॉसिबिलिटी से जीता है ये। आई कैन नॉट डू इट का भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन दोस्तों 9 साल की उम्र तक हमारी आइडेंटिटी को डिस्टोर्ट किया जाता है, पूरा पूरा उसको तोड़ मरोड़ दिया जाता है और एक अलग रूप दे दिया जाता है उसको। और फिर हम लोग, पता है, इस समाज में अडेप्ट करने के लिए हमारी जो ऑथेंटिक कोर आइडेंटिटी है उसको तो अंदर कहीं दबा देते हैं और एक डुप्लीकेट आइडेंटिटी लगा लेते हैं और इस डुप्लीकेट आइडेंटिटी को जीने का प्रयास करते हैं। यस और नो? कितनी ही बार होगा जब आपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस किया है और इस दुनिया में अपने ऑथेंटिक सेल्फ से ऑपरेट किया है। ज्यादातर लोग अपना एक डुप्लीकेट आइडेंटिटी बनाए हैं और ये डुप्लीकेट आइडेंटिटी लेकर के ऑफिस जाते हैं, बॉस से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बाहर इस डुप्लीकेट आइडेंटिटी से ही ऑपरेट कर रहे हैं। कोरोना के मास्क तो अभी आ गए, तो अब इसकी इमेज कंप्लीटली डिस्टोर्टेड है, राइट? इसके अंदर कुछ और है और ये बाहर दुनिया को दिखाने के लिए इसने और कुछ बना रखा है। इसको मैं पिक्टोरियल वे में आपको समझाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, आप सभी जब पैदा होते हैं ना, तो हमारी कोर 3 वैल्यूज होती हैं, हर आइडेंटिटी के साथ में कुछ वैल्यूज एसोसिएटेड होती हैं। तो देखिए, हमारी 3 कोर वैल्यूज होती हैं जब हम बच्चे होते हैं, हम सब के अंदर होती हैं ये। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज दीज 3 वैल्यूज। जब आप पैदा होते हैं उस टाइम पे क्या वैल्यूज हैं ये? प्लेफुलनेस, हर बच्चा खेलना चाहता है। कोई ऐसा बच्चा देखा जो खेलना नहीं चाहता हो?
हैव यू सीन एवर, कभी भी कोई भी ऐसा बच्चा देखा है जिसको खेलना ना चाहता हो? नेचुरल वैल्यू है, प्लेफुलनेस, क्यूरियस, हर चीज को जानना चाहता है, समझना चाहता है कि ये क्या हो रही है। एंजॉय, छोटी छोटी बातों पे ठहाके लगाना, बिना मतलब की बातों पे जो आपको स्टूपिड लगती होंगी, लेकिन उसके लिए एक जॉय का रीजन है। ये हमारा ट्रू नेचर है दोस्तों। दिस इज अवर ट्रू नेचर, जो हमारी कोर आइडेंटिटी है। इसके साथ में ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज एसोसिएटेड हैं। लेकिन विथ टाइम हमने क्या किया, आज इसमें से कितनी जिंदा है आपके अंदर, और हैं भी तो किस मात्रा में जिंदा है? अभी पता है क्या हो गया है? अभी आप देखें, ये है आप बाहर, दुनिया को आपने ये दिखाया है। जब आप छोटे थे तो आप बाहर भी यही थे, और अपने मेंटल स्क्रीन में यहाँ पे भी यही थे। ठीक है, तो आप बाहर भी मुस्कुरा रहे हैं, अंदर भी मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी थी आपके इंटरनल सेल्फ और एक्सटर्नल एक्सप्रेशन में। अब देखें, विथ टाइम जिंदगी ने थोड़ा सा अपना गेम खेलना चालू किया आपके साथ। तो अब क्या, आप बाहर तो ये हैं, लेकिन अब अंदर वैसा माहौल नहीं है। अंदर का माहौल थोड़ा सा अब चेंज हो गया है। ठीक है, अंदर अब क्या है, अंदर में भी साइलेंट है, एक सैडनेस सी है अंदर, लेकिन बाहर अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं। अंदर शायद कोई एंजाइटी चल रही है, कोई इश्यू चल रहे हैं, कोई डर चल रहे हैं, फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, ब्रेन फॉग, ओवरवेल्म, कंफ्यूजन, वरी के पैटर्न्स हैं। समहाउ ट्रैप सी लग रही है जिंदगी की, जैसे ट्रैप हो गए हैं। फिर देखें आप, जिन्होंने और भी जिंदगी जी ली है, कुछ लोग इस स्थिति में हैं, बाहर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, अंदर उदासी छाई हुई है। और कईयों के तो अंदर से रोना भी चल रहा है। सिर्फ उदासी उदासी ही नहीं चाहिए, तभी तो गाने बने, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो ये जो आप अपनी कोर आइडेंटिटी होती है, इनसे तो आप कंप्लीटली दूर जा चुके हैं, और अब अलग ही डिस्टोर्टेड आइडेंटिटी आपके पास में है। जिस डिस्टोर्टेड आइडेंटिटी में मे बी आई एम नॉट इनफ, मे बी आई डोंट हैव द इनफ स्किल्स, मे बी आई एम अगली, आई डोंट डिजर्व इट। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस डिस्टोर्टेड आइडेंटिटी में आ गई हैं। इसको आप ऐसे समझें कि एक एक बच्चा पैदा हुआ और उसे एक रूम में रखा गया, रूम से बाहर नहीं निकाला गया, और रूम में एक मिरर रख दिया गया। अब ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ये मिरर में रोज अपने आप को देखता है और वैलिडेट करता है, दिस इज मी। मिरर है तो जो है उसी का रिफ्लेक्शन मिरर दे रहा है, तो यानी उसे सच्चाई पता लग रही है, अपने आप से वो कनेक्ट हो रहा है, अपने आप को देख पा रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ किया जाए कि इस बच्चे के सामने मिरर नहीं लगाएं, एक एलसीडी लगा दें अपन, दिखे वो मिरर जैसी, लेकिन वो एक एलसीडी है जिसके अंदर एक सिस्टम लगा है, एक सॉफ्टवेयर लगा है, जो क्या करता है, जैसे ही आप उधर उसमें देखने जाएंगे, आपकी इमेज को वो डिस्टोर्ट कर देगा, डिस्टोर्ट करके फिर स्क्रीन पे दिखाएगा। जिसमें हो सकता है आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हो, बाल थोड़े से अजीब लग रहे हो, और रंग थोड़ा सा अजीब सा हो गया हो। अब ये बच्चा मिरर समझ करके देख रहा है, और इसको अपना डिस्टोर्टेड चेहरा दिख रहा है। अब क्योंकि इसने अपने आप को पहले कभी देखा नहीं है, तो ये जो इस एलसीडी की स्क्रीन में दिख रहा है, ये इसी को मान लेता है कि यही मैं हूं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा गहरा है, मेरे को आपका फोकस चाहिए होगा इसमें। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर आपकी राइट चेहरा उस स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा, एक डिस्टोर्टेड चेहरा स्क्रीन पे दिखाता है। और क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मिरर है, तो आप इसमें देखते हैं और आपको लगने लगता है कि यही मैं हूं, ये जो डिस्टोर्टेड इंसान है यही मैं हूं। अब ये जो सॉफ्टवेयर मैंने बोला, ये है समाज, ये है आपके आसपास के लोग जिन्होंने आपको डिस्टोर्ट किया है। अब अगर सोचें कि कोई कोई स्पीकर, कोई ट्रेनर, कोई मेंटर, कोई कोच आए और आकर को उस एलसीडी को हटा दे, और एलसीडी को हटा करके वहां पे मिरर लगाए आपके सामने, और आपको बोले कि ये सब एलसीडी है, ये सब प्रोग्रामिंग है, इसको बाहर करें, ये आईने में देखो, ये हो तुम तो, क्या आपको बिलीव आएगा? आप नहीं करेंगे बिलीव। आप अपने
उस ट्रेनर पे डाउट करने लगेंगे, आप उस कोच पे डाउट करने लगेंगे, क्योंकि जिस चीज को आपने इतने सालों से पाला है, हमेशा ध्यान रखिएगा, वेदर इट इज हेल और हेवन, ह्यूमन बीइंग जो भी क्रिएट करता है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव क्रिएटेड इनसाइड। इफ यू हैव क्रिएटेड हेल, यू विल प्रोटेक्ट योर हेल। इफ यू हैव क्रिएटेड हेवन, यू विल प्रोटेक्ट योर हेवन। क्लियर? तो जब तक हम आइडेंटिटी लेवल पे चेंजेस नहीं करेंगे, आप बाहर जो कहना है कह लीजिए। मैं आपसे कहता हूं, मुझे बताएं आपको क्या नहीं पता है। आप कॉन्शियस माइंड के लेवल पे तो सब तो जानते हैं कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, आपके बैंक में पैसा कितना होना चाहिए, कितनी एक्टिव इनकम हो, कितनी पैसिव इनकम हो, आपका वजन कितना होना चाहिए, सुबह उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, कौन सी बुरी आदतें हैं, सिगरेट पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, कौन सी अच्छी आदतें हैं जो लगानी है, प्रोक्रेस्टिनेशन करना है कि नहीं करना है। आपको क्या नहीं पता? प्रॉब्लम ये थोड़ी है कि आपको पता नहीं है, कॉन्शियसली यू नो एवरीथिंग, बट फिर होता क्यों नहीं है? होता इसलिए नहीं है क्योंकि आप फल बदलना चाह रहे हैं जड़ बदले बिना। ठीक है, हर बीज की एक प्रवृत्ति है, हर बीज का एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम स्पेसिफिक काइंड ऑफ फ्रूट पैदा करता है। आपके सबकॉन्शियस में पड़ा हर एक प्रोग्राम उस बीज की तरह है, जो एक स्पेसिफिक फ्रूट को जन्म देगा। तो आपने अगर सेम का बीज बोया है तो सेम का ही फल निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो बीज प्रोग्राम्ड है उस फल को देने के लिए। क्लियर है? अब आप अंदर सबकॉन्शियस में नारियल का बीज लेकर के चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि एप्पल उगेंगे, कैसे उगेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, वेन एवर यू वॉन्ट टू अचीव एनी गोल, यू हैव टू इम्प्लांट अ न्यू आइडेंटिटी इन योर सबकॉन्शियस। आपको अपने गोल को अपनी आइडेंटिटी में इम्प्लांट करना पड़ेगा, और जब तक आप वहां इम्प्लांट नहीं करेंगे, आपका गोल रियलिटी में नहीं आ सकता। एक्सीडेंटली आ भी गया तो निकल जाएगा हाथ से। क्लियर? चेक करना है कि आपकी कैसी है इमेज, अंदर से अमीर बनने लायक है कि नहीं है। फाइनेंशियल इमेज अपनी चेक करनी है। चलिए यस लिखें अगर चेक करना चाहते हैं तो। 20 से ज्यादा लोग यस लिखेंगे तो करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा। एक जना एक बार ही लिखे। भारतीय जहां हो और वहां जुगाड़ ना हो, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। कहीं एक भी 3-3 बार लिख रहे हैं कि क्या पता 20 नहीं हुआ तो चलिए ऑडिट कर लेते हैं कि आपकी अभी जो करंट इमेज है वो आपका सबकॉन्शियस आपके अमीर बनने के आइडिया को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ये एनएलपी की टेक्निक होती है जो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। एवरीबॉडी क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, बस उन सवालों के जवाब अपने मन में देने हैं और उन जवाबों को याद रखना है अपने मन में बस। ठीक है, और फिर मैं आपके साथ में ब्रेनस्टॉर्म करूंगा। ठीक है, चलिए एवरीबॉडी क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कंधे सीधे कर लेंगे, नेक स्ट्रेट कर लेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी कर लेंगे। नाउ सी योरसेल्फ एज अ रिच पर्सन इन योर माइंड। अपने मन में अपने आप को एक अमीर व्यक्ति की तरह देखें, और देखें जरा क्या इमेज आती है, और उस इमेज को ध्यान से देखें जो भी इमेज आ रही है। जब आप अपने आप को अपने मन में एक अमीर व्यक्ति की तरह देख रहे हैं, एक इमेज आने दें, और इस इमेज के बारे में मैं आपको सवाल पूछूंगा, वो जवाब अपने मन में दें बस। ये जो इमेज आ रही है, ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है या कलरफुल है? सिर्फ अपने मन में ऑब्जर्व करें।
इज इट ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल? इज इट ब्राइट और ब्लर? ये ब्राइट लगती है चमकती हुई या फिर धुंधली सी लग रही है? ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, या फिर सेंटर में है? जी लिखना नहीं है कैरोल, अपने मन में बस ध्यान दें, कहीं बाहर नहीं आंखें नहीं खोलनी है। ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, या सेंटर में है? वेरी गुड। कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ये अप है, मिडिल में है, या डाउन है? इज इट टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल? ये 2D में दिख रही है या 3D में दिख रही है? 3D में मतलब कि 360 डिग्री व्यू आपको मिल रहा है, और 2D मतलब सिर्फ एक एंगल मिल रहा है। वेरी गुड। व्हाट इज द साइज ऑफ दिस इमेज? ये इमेज एक लैपटॉप के स्क्रीन जितनी लगती है आपको, एक एलसीडी के स्क्रीन जितनी लगती है, या एक मल्टीप्लेक्स के स्क्रीन जितनी लगती है? व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? किससे कंपेयर करेंगे? ये इमेज फ्रेम्ड है या पेनोरमिक है? फ्रेम्ड मतलब जिसके कॉर्नर आपको दिखते हैं, और पेनोरमिक मतलब कॉर्नर नहीं दिखते हैं। इज इट फ्रेम्ड और पेनोरमिक? इज इट क्लोज और फार? ये आपसे लगभग 1-2 फीट की दूरी पे है, या बहुत ज्यादा दूर लग रही है? इस इमेज को देखते हैं तो शरीर में कोई भावनाएं पैदा होती हैं? अगर होती है तो कहाँ होती हैं? उसको इमेजिन करने का प्रयास करें, उस लोकेशन को ढूंढें। वेरी गुड। नाउ रब योर हैंड्स, पुट देम ऑन योर आईज एंड कम आउट। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उनके जवाब दीजिएगा। कितने लोगों को अपना चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था? हाउ मेनी ऑफ यू वर नॉट एबल टू सी देयर फेस? बॉडी आती थी, फेस नहीं आता था, या किसी और का फेस आ जाता था, किसी और का चेहरा आता था लेकिन खुद का नहीं आता था? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जिनको चेहरा इमेजिन करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। कईयों का फ्लक्चुएट होता होगा कि आता है फिर निकल जाता है। जिनको भी चेहरा नहीं दिखा है, इसका मतलब आपकी इमेज डिस्टोर्टेड इमेज है। इट्स अ डिस्टोर्टेड इमेज। तो हाई चांस है कि आप फाइनेंशियली उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है। क्योंकि देखिए, ये इमेज मैंने तो नहीं डाली, ये इमेज कहीं ना कहीं से अंदर से निकल के आई ना। किधर से तो निकल के आई ये इमेज। आप ही के अंदर स्टोर हाउस में कहीं पड़ी थी, वहीं से तो निकल के आई, आपके सबकॉन्शियस ने तो भेजी है ये। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर चेहरा नजर नहीं आया इसका मतलब बाकी के स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। योर इमेज इज टोटली डिस्टोर्टेड एंड वी नीड टू वर्क ऑन द इमेज। इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर चेहरा आ गया, ठीक है, तो आगे की बातें सुने। अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो डिस्टोर्टेड है इमेज में, डिस्टोर्शन है इमेज के अंदर। कलरफुल है तो गुड, अच्छा है, प्लस पॉइंट है अगर आपका कलरफुल दिखा है तो। ब्लर दिखी है तो नेगेटिव पॉइंट है। अगर बिल्कुल क्लीन एचडी दिखी है तो पॉजिटिव पॉइंट है आपको। अगर 2D में दिखी है तो नेगेटिव इवेंट पॉइंट है आपके। अगर आपको बिल्कुल 3 डायमेंशनल दिखी है तो पॉजिटिव चार्ज है।
अगर सेंटर में है तो पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट और राइट में है तो नेगेटिव चार्ज है, अप और डाउन है तो भी नेगेटिव चार्ज है, मिडिल में है तो पॉजिटिव चार्ज है, दूर है तो नेगेटिव चार्ज है, पास में है तो पॉजिटिव चार्ज है, पेनोर्मिक है तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर फ्रेम में है तो नेगेटिव चार्ज है, लार्जर देन लाइफ है तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर छोटी है तो नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? सभी को? क्या इसे बदला जा सकता है? यस, इस पे काम किया जा सकता है और इसको बदला जा सकता है। और आप अपनी इंटरनल इमेज को बदले बिना बाहर अगर प्रयास कर रहे हैं, आप करते रहें, सालों से कर भी रहे होंगे, बहुत कठिन सा लगेगा, स्ट्रगल सा लगेगा, हार्डवर्क सा लगेगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी को पहले चेंज कर लेते हैं और बाद में जब आप बाहर मेहनत करते हैं, तो वहीं से आपकी आइडेंटिटी आपको सेल्फ मोटिवेशन देती है। आपकी आइडेंटिटी है जो आपको पुश करती है अंदर से और आपकी रियलिटी को वैसा बनाने का प्रयास करती है जैसे आप हैं। ठीक है? लोग पता है कैसे सोचते हैं? हैव, डू, बी, जबकि नेचर उल्टा चलती है, बी, डू, हैव। सोचिए, देखें कि आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम रिच। ओके, ये आपका स्टेटमेंट है, कॉन्शियस स्टेटमेंट, आई वॉन्ट टू बिकम रिच। लेकिन आपके सबकॉन्शियस में, आपकी आइडेंटिटी में दो बिलीफ पड़े हैं, लकी पीपल बिकम रिच एंड आई एम नॉट लकी। मुझे बताएं अभी क्या होगा इसका? ये तो कॉन्शियस आइडिया है, आई वॉन्ट टू बिकम रिच, वॉन्ट का, आई वॉन्ट टू बिकम रिच कॉन्शियस का आइडिया है। लकी पीपल बिकम रिच एंड आई एम नॉट लकी, ये तो आपका सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट करके रखा है। तो यानी कि सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा ही नहीं आइडिया आई वांट टू बिकम रिच, सिर्फ आपका कॉन्शियस आइडिया रह जाएगा, ये सबकॉन्शियस तक जाएगा ही नहीं। क्लियर है जी? तो कोई भी आइडिया देखिए, जब आप कोई गोल पूरा करना चाहते हैं तो यू हैव टू इम्प्लांट योर गोल इन सबकॉन्शियस, आपको अपने गोल को सबकॉन्शियस में इम्प्लांट करना पड़ता है, अदरवाइज वो पूरा नहीं होता है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है और अब आप क्या करते हैं, स्विमिंग आपको नहीं आती तो आप जाके स्विमिंग पे 4-5 किताबें खरीद लेते हैं और उन किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और स्विमिंग का पूरा कंसेप्ट समझ जाते हैं। तो मुझे बताएं, क्या इसके आधार पर आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा? मिलेगा क्या? हो सकता है मिल जाए, अगर स्विमिंग पे डिबेट हो तो। पानी में मत कूदना, क्योंकि आपका कॉन्शियस सिर्फ सीखा है स्विमिंग को, आपके सबकॉन्शियस को कोई आइडिया ही नहीं है कि ये क्या है स्विमिंग। तो ये जो भी आप अपने हैबिट के गोल और मनी के गोल लेकर के चल रहे हैं, दे आर जस्ट कॉन्शियस सरफेस आइडियाज, दे आर जस्ट मूविंग इन योर कॉन्शियस, दैट्स इट। सबकॉन्शियस का लैंग्वेज अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसकी लैंग्वेज में आपको पहुंचाना पड़ेगा, तभी चीजें बदलेंगी, अदरवाइज नॉट। डन। अब सवाल उठता है कि ये बनता कैसे है, इस आइडेंटिटी के साथ हम पैदा तो नहीं होते। ये जो भी आज बन गई है, ये बनी कैसे, अब जरा उसको समझते हैं। दैट फ्रॉम वेयर यू गेट योर आइडेंटिटी, हाउ यू बिकम हु यू आर राइट नाउ, आप जो अभी हैं, ये आप कैसे बने, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया आपको वो बनाने के लिए जो आप अभी हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दोज फैक्टर्स, कि ये फैक्टर्स क्या हैं। व्हाट शेप्स योर मनी ब्लूप्रिंट, क्या चीज है जो आपके मनी ब्लूप्रिंट को शेप कर रही है? तो देखें, सबसे पहला आपकी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग, आपका चाइल्डहुड में कैसा प्रोग्रामिंग रहा है, यानी कि आप जब छोटे थे, आपका किस टाइप के परिवार में आपको पला बड़ा किया गया है। आप एक पुअर क्लास में बड़े हुए हैं,
आप लोअर मिडिल क्लास में बड़े हुए हैं, मिडिल क्लास में बड़े हुए हैं, या अमीर क्लास में, रिच क्लास में बड़े हुए हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आप किस क्लास में बड़े किए गए हैं, आपका चाइल्डहुड किस क्लास में बीता है। अभी आप जिसमें भी हो, स्पेशली आपके पहले 5 साल, आपके जीवन के पहले 5 साल किस टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में बीते हैं, मुझे वो बताएं जरा। पुअर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर, पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पुअर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, मिडिल क्लास। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि अमीरी, गरीबी या मिडिल क्लास कोई बैंक अकाउंट की स्थिति नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी की स्थिति होती है। आपके घर में जब आप छोटे थे, पैसे को लेके क्या बात की जाती थी? पैसे के बारे में जब बात होती थी, तो क्या इमोशन आपकी फैमिली में था? वो इमोशन स्कैरसिटी का था, लड़ाइयों का था, एंजाइटी का था, स्ट्रेस का था, फ्रस्ट्रेशन का था? क्या हमेशा बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो का था? हमेशा क्या तंगी देखी थी आपने? क्या पिताजी को एंग्शियस देखा, माताजी को एंग्शियस देखा? या ये देखा कि जिसके पास में पैसा था परिवार में, उसको अलग इज्जत मिलती थी, आपको अलग इज्जत मिलती थी? क्या ऐसे विचार डाले गए क्या आपके अंदर, जितना है उसी में संतुष्ट रहो? लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा ये बात चलती है, जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। क्यों? क्योंकि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, क्योंकि मैं तो खुद पुअर्टी में रहा हूँ, तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी कभी, अगर बाहर कहीं गए और एक वो आइसक्रीम वाला भी खड़ा है अगर, तो हिम्मत नहीं होती थी कि बाजार में कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो घर वालों से ये पूछ लें कि आप आइसक्रीम दिला दो हमें। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू आस्क, बिकॉज सिचुएशन पता थी, राइट? तो आपको कंट्रोल करने के लिए क्या चीजें सिखाई जाएंगी? अगर आप अपनी स्कूल में देख रहे हैं कि एक बच्चा गाड़ी में आ रहा है, एक बच्चे के पास में अच्छे कपड़े हैं और आपके पास में नहीं है, और आप जब मांगेंगे तो आपको क्या सिखाया जाएगा? आपके पिताजी ये तो नहीं कहेंगे कि हम कमा नहीं सकते या फिर मेरे पास में पैसे नहीं है। वो आपको संतुष्ट करने के लिए कुछ नॉलेज देंगे, कुछ फिलॉसफी देंगे, और वो फिलॉसफी कुछ ऐसी होगी कि बेटा, पैसे से कुछ नहीं होता, जो आपके अंदर है उसमें आप संतुष्ट रहें, जितनी चदर है उतने पैर पसारें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको शायद कंसोलेशन दे देते हैं, वो जो एडवाइस वो देते हैं, वो जो सजेशंस वो देते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए शायद आपको कंसोल कर देते हैं, मगर ये आपके सबकॉन्शियस के कब पैटर्न बन जाते हैं आपको खुद भी नहीं पता चलता, और आपके मनी डिसीजंस को ड्राइव करने लगते हैं, चाहे वो अर्निंग से रिलेटेड हो, स्पेंडिंग से रिलेटेड हो, सेविंग से रिलेटेड हो, या फिर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो। क्लियर है जी? तो आज घर जाकर के थोड़ा सा बैठिएगा और अपने चाइल्डहुड को थोड़ा सा ऑडिट कीजिएगा कि हमारे घर में पैसे को लेकर के क्या एनवायरनमेंट रहा है, क्या इमोशन जुड़ा है उसके साथ में, और किस प्रकार की मान्यताएं रही हैं घर के अंदर, किस नजर से पैसे को देखा गया है, पैसे वाले लोगों को किस नजर से देखा गया है, क्या ओवरऑल एनवायरनमेंट घर का था व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसिस। ठीक है, उसको थोड़ा सा ऑडिट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये अब इतना गहरा जा चुका है, इतना डीप जा चुका है आपके मेंटल स्टोर हाउस में, कि आपके कॉन्शियस सरफेस पे कुछ भी नहीं है अभी। और पहले 3-4 साल तो आप वैसे भी, 3 साल पहले तो ऑलमोस्ट आप हर समय थीटा स्टेट में रहते हैं। आपका ब्रेन 4 फ्रीक्वेंसीज में काम करता है, अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। तो एक बच्चा मोस्टली थीटा, यानी थीटा होती है ट्रांस स्टेट, जहां पे आपकी इंटेलेक्ट डेवलप नहीं होती, लॉजिक डेवलप नहीं होता, आप डाइसेक्शन नहीं कर सकते हैं, सही गलत का हिसाब नहीं लगा सकते हैं, जो आपको इस वर्ल्ड के बारे में बता दिया गया आप बस उसे एक्सेप्ट करेंगे। आपको बोला गया ये पानी है, आपने मान लिया ये पानी है, आपने रिपीट किया, आपने क्वेश्चन नहीं किया ये पानी क्यों है।
यू कैनॉट आस्क दैट क्वेश्चन। ठीक है जी। तो वो चीजें आपको याद भी नहीं रहेंगी, वो जो इंक्लिनेशंस आपके अंदर आ गए हैं। तो फर्स्ट रीजन इज चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। सेकेंड रीजन है आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आप जब जैसे जैसे बड़े होते गए, आपके खुद के भी पैसों को लेकर के एक्सपीरियंस रहे हैं। ठीक है, आपने देखा हो कि पैसा आते ही आपके कोई दोस्त बिगड़ गए हों, पैसे के लिए किसी ने आपको धोखा दे दिया हो। ठीक है, पैसा आते ही लोग आपकी इज्जत करने लगे हों। ठीक है, पैसे के पीछे लड़ाइयां होती हुई देखी हो आपने। ठीक है, तो कोई पावर महसूस करी हो, तो आपके खुद के जीवन के बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं पैसे को लेकर के। ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपकी आइडेंटिटी एब्जॉर्ब कर लेती है। कंडीशनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, कंडीशनिंग में आपके टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, अथॉरिटी फिगर्स, ये सभी इसमें आ जाते हैं। आगे देखें, मूवीज एंड टीवी। मास कल्चर, मास कल्चर मतलब जिस कंट्री में, जिस रीजन में आप पैदा हुए, उस रीजन की भी एक फिलॉसफी रहती है, राइट। जैसे गुजरात है तो एक फिलॉसफी है बिजनेस करना है, और एक गुजराती बच्चा उस कल्चर से इंस्पायर हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ, जब मैं बेसिकली तो राजस्थान का हूँ, जब मैंने गुजरात में आया तो मैंने देखा कि यहाँ एक ऑटो वाला भी मार्केट को समझता है, इन्वेस्टिंग को समझता है। मेरे राजस्थान के अंदर बड़े बड़े लोगों को नहीं पता कि कैसे करना है, क्या गेम खेलना है। तो हर एक कल्चर का भी इन्फ्लुएंस आपके अंदर आ जाता है कि आप किस सदी में पैदा हुए हैं, किस एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, ये भी कंट्रोल करता है आपकी आइडेंटिटीज को। और टीवी और मूवीज में आपने क्या देखा है, मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हमें जितना लगता है उससे कई गुना ज्यादा प्रभाव हम पे पड़ता है, हमने जो मूवीज देखी हैं, जो सीरियल्स देखे हैं, और जो किताबें पढ़ी हैं, और जो वीडियोज आज आप कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है जी। और मूवीज का रोल तो इतना खतरनाक है कि आप समझ नहीं सकते, इतना खतरनाक है। मैं बहुत सालों तक यही बिलीफ लेके चलता रहा कि अमीर लोग बुरे होते हैं, और अमीर बनने का एक ही तरीका है, गरीबों का खून चूस के अमीर बनना। क्यों? क्योंकि आप अगर उन पिक्चरों को देखें जो उस टाइम पे बनती थी, और इवन आज भी देख लें, बहुत कम ऐसा होगा कि किसी अमीर आदमी को पॉजिटिव रोल में बताएंगे। 90% पिक्चरों में कोई भी इंसान अगर अमीर बन रहा है तो वो विलन है। और वो अमीर किस चीज से बन रहा है? वो अमीर बन रहा है ड्रग बेच के, किसी की जमीन हथिया के, अंगूठे लगवा करके, या स्मगलिंग करके, या फिरौती मांग के, मर्डर करके। इसी तरीके से वो अमीर बन रहा है। सो 90% पिक्चर, आप 90 से जितने भी विलन है, आप इन सब विलन को देखें। हीरो कौन है? हीरो है वो जो गरीब है, जिसकी माँ अंधी है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, पूरा जिसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ डाल करके रखा हुआ है। और जो एम्बिशियस है, और वो कौन है? वो विलन है। आप उठा लें, कोई सी भी पिक्चर उठा लें, कोई रेयर ही कुछ पिक्चरें बनी है जिसके अंदर किसी इंसान को स्ट्रगल करके अच्छे से पॉजिटिवली एम्बिशन के साथ कोई एम्पायर बिल्ड करते हुए दिखाया गया है। बाय चांस किसी पिक्चर के अंदर अगर एक अच्छे आदमी को अमीर बता भी दिया, तो पहले 20 मिनट में उसका मर्डर करवा देते हैं, उसके साथ धोखा करवा करके सब उसका छिनवा देते हैं। आप टाइटेनिक तो मॉडर्न मूवी थी, इसमें भी आप देख लें, जो हीरो है वो पुअर है, वो नाच गा रहा है, खुश है, मजे में है। और जो पैसे वाला है वो नेगेटिव लाइट में है। और आप ध्यान दीजिएगा, आप जब एक पिक्चर देखते हैं, अपने आप को एक विलन से एसोसिएट नहीं करते। आपकी सबकॉन्शियस एसोसिएशन हमेशा किससे रहती है? आपकी सबकॉन्शियस एसोसिएशन रहती है हीरो से, विलन से नहीं रहती आपकी सबकॉन्शियस एसोसिएशन। और फिर एंड में हीरोइन भी हीरो को ही मिलती है, तो आप बाकी सब चीजें तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, इसको आप कैसे करेंगे? मैंने क्या रिफ्रेम किया था, देखिए, शुरुआत में अपने आप को ये ब्लॉकेज हटाने के लिए कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो मैं पैसा कमाता हूं, एटलीस्ट जितना पैसा मैं कमा लूंगा वो तो बुरे लोगों के पास नहीं जाएगा। दिस इज हाउ आई कंसोल्ड माई सेल्फ, दिस इज हाउ आई रिफ्रेम्ड माई सेल्फ। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सर, मूवीज का इतना प्रभाव पड़ता है, पता नहीं था हमें। अगर आपको टेस्ट करना हो तो आप अगले 90 दिन तक हर रोज 1-1 घंटा क्राइम पेट्रोल देख लें। ठीक है, और फिर देखें क्या होता है आपके साथ।
ठीक है, मोहल्ले में चोरी होगी, पिताजी पे शक कर रहे होंगे, किसी पे भी शक हो सकता है, आधे डिटेक्टिव बन जाओगे, बेल बजेगी तो शक करोगे कौन है, पिज्जा वाला है या कहीं मार के तो नहीं चला जाएगा। आपको पता है कोरोना के अंदर 300 लोगों ने सुसाइड कर ली थी इस डर से कि कोरोना ना हो जाए। जबकि आपको पता है जितने लोग एक साल में कोरोना से मरे उससे कई गुना ज्यादा लोग कार और बाइक एक्सीडेंट में मरते हैं, लेकिन ये दिखाया नहीं जाता है, इसलिए इसका इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर रोज जितने भी गाड़ियां भिड़के और एक्सीडेंट होकर के टीवी पे बताया जाए, हवा बनाया जाए, तो देखिएगा जैसे आप सब लोग मास्क लेके घूम रहे थे वैसे ही हेलमेट लगा के भी घूमेंगे। लोगों को आप देख रहे थे, एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट से ज्यादा लोग मरते हैं कोरोना के बजाय, लेकिन फिर भी लोगों ने मास्क लगाए हुए थे लेकिन हेलमेट नहीं लगा रखे। बात होती है सबकॉन्शियस हैमरिंग की, आपके सबकॉन्शियस पे कितना हैमर किया गया है, ये उसकी बात होती है। यहाँ पे अगर सेम पेज पे हैं तो लिखें जरा सेम पेज। और आपको एक बात कह दूं कि जहां पे भी ब्रेन है उस ब्रेन को प्रोग्राम किया जा सकता है, चाहे वो ब्रेन क्रोकोडाइल का हो, एलिफेंट का हो, मंकी का हो, टाइगर का हो, लायन का हो, चीते का हो या ईगल का हो, वेरेवर देर इज अ ब्रेन दैट ब्रेन इज प्रोग्रामेबल। उसको कंडीशन किया जा सकता है, उसको प्रोग्राम किया जा सकता है जहां पे भी ब्रेन है। इसलिए आप देखते हैं हम डॉल्फिन्स को प्रोग्राम करके डॉल्फिन शो चलाते हैं, ठीक है, पिजन्स को प्रोग्राम किया जाता है, ईगल्स को प्रोग्राम किया जाता है। आप सर्कस में जाएं तो एलिफेंट्स को, लायंस को, टाइगर्स को, सबको प्रोग्राम किया जाता है, उन्हें कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर सिखाए जाते हैं। तो जहां पे भी ब्रेन है उस ब्रेन में नए प्रोग्राम्स, नए बिहेवियर कंडीशन किए जा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग में एक स्पेशलिटी है, वो पता क्या है? वी आर द ओनली स्पीशी दैट इज सेल्फ प्रोग्रामेबल। हम एकमात्र ऐसी स्पीशी हैं जो खुद खुद को प्रोग्राम कर सकती है। हमारा ब्रेन को एकमात्र कैपेसिटी है, इट्स अ सेल्फ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ये खुद से खुद की प्रोग्रामिंग कर सकता है। बाकी किसी भी स्पीशी में खुद से खुद की प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक शेर जो जंगल में रहता है वो मेडिटेशन करके अपने आप को कार्निवोर से हार्बिवोर नहीं बना सकता, ठीक है। वो अपनी हंट करने की जो इंस्टिंक्ट है अपनी मर्जी से उसे नहीं छोड़ सकता, वो सेल्फ प्रोग्रामेबल नहीं है। समझ गए आप? इससे बड़ा तोहफा आपको क्या मिल सकता है इस यूनिवर्स से, इससे बढ़िया गिफ्ट आपको क्या मिल सकता है कि आपके जो भी रिजल्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं वो रिजल्ट बनते हैं आप जो एक्शन लेते हैं उनसे। आपके एक्शंस आते हैं आपके बिहेवियर और आपकी आदतों से, और आपकी बिहेवियर और आपकी आदतें आती हैं आपके प्रोग्राम से, और आपको छूट मिली है कि आप प्रोग्राम बदल सकते हैं। अब देखें, कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना है तो उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है कि सी में लिखेंगे, सी प्लस प्लस में लिखेंगे, जावा में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, राइट। आप अपनी इंग्लिश भाषा में तो कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं लिख सकते ना। तो अगर कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम डालना है तो उस प्रोग्राम को कंप्यूटर जो भाषा समझता है उस भाषा में डालना पड़ेगा, तो ही वो कंप्यूटर स्पेसिफिक आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देगा, राइट। अब हमारे साथ प्रॉब्लम पता क्या हो गई? हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, सभी ह्यूमंस के साथ में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई पड़ी है। ट्रेजेडी पता क्या है? कि हम सबको भगवान ने भेजे के साथ तो भेजा, लेकिन नहीं, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। भेजे के साथ भेजा, भेजे में भेजा भी भेजा, लेकिन इस भेजे के साथ कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं भेजा। इसकी लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है ये नहीं भेजी। आप देखें वॉशिंग मशीन के साथ भी एक बुकलेट आ जाती है जिसे पढ़ के आप समझ लेते हैं कि इस मशीन को अच्छे से कैसे यूज करना है। किसी भी मशीन को अच्छे से यूज करना सीखना है, या तो जो उसे बनाने वाला है उससे आप ट्रेनिंग ले लें, या फिर जिसने ट्रेनिंग ले रखी है उससे ट्रेनिंग ले लें, या फिर उसकी कोई मैनुअल है जिस मैनुअल को पढ़ के आप कर लें। और क्या तरीका होता है?
तो आप देखें, आपको वॉशिंग मशीन के साथ बुकलेट आती है, लैपटॉप के साथ बुकलेट आती है, मोबाइल के साथ बुकलेट आती है, कैमरे के साथ में बुकलेट आती है, लेकिन ये ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस हमें मिल गया, इसका कोई बुकलेट ही नहीं है। ये छोड़िए, इवन मैगी पे भी लिखा होता है 3 स्टेप टू यूज, इसका कोई मैनुअल नहीं मिला। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्लियर है सभी को? तो आज लेकिन सिर्फ इतना जान लें दैट यू आर सेल्फ प्रोग्रामेबल। आप सेल्फ प्रोग्रामेबल हैं, आपको प्रोग्राम किया जा सकता है, आप अपने प्रोग्राम्स को बदल सकते हैं। वंस यू लर्न द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग, आपके सबकॉन्शियस की क्या लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को एक बार समझ लें तो आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। नए प्रोग्राम क्रिएट करना मतलब नए बिहेवियर, नए रिजल्ट पैदा करना। डन। अब देखें, डिपेंडिंग ऑन योर दीज कंडीशनिंग, इन कंडीशनिंग की बदौलत आपकी पर्सनैलिटीज बन जाती हैं। और आज आपके जो मनी बिहेवियर्स हैं, लगभग 5 टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं पैसे को लेकर के। दीज आर द डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ मनी पर्सनैलिटीज। पहली है स्पेंडर, दूसरी है सेवर, तीसरी है मनी मेकर, फोर्थ है इनडिफरेंट और फिफ्थ है वॉरियर। पहले पे आते हैं, स्पेंडर कौन है? स्पेंडर पर्सनैलिटीज वो हैं जिन्हें बस खर्चा करने में ही मजा आता है। इनको स्पेंडर पर्सनालिटी का पता लगाना, इसको बोलो कि अगर तुम्हें आज 1 करोड़ रुपया मिल जाए, बताएं क्या करेंगे? इनका तुरंत ख्याल किस पे, सर वो ड्रीम गाड़ी है, वो गाड़ी खरीद लूंगा, वो घर खरीद लूंगा, यहां से ये घड़ी खरीदनी थी वो खरीद लूंगा। इसका पूरा दिमाग चलेगा कि इस 1 करोड़ को खर्च कहां करना है। स्पेंडर पर्सनालिटीज वो हैं जो irrespective of what they are earning, they just cannot control spending। ये खर्चा करना रोक ही नहीं सकते। they feel happy when they spend। ये वो लोग हैं, जब दोस्तों के साथ आप डिनर करने जाते हैं तो जिनका पर्स सबसे पहले निकलता है, हमेशा खर्चा करने के लिए तैयार हैं, कभी खुद पे भी कभी लोगों पे भी, बट दे कैन नॉट जस्ट होल्ड मनी। व्हाई पीपल बिकम स्पेंडर? लोग स्पेंडर क्यों बन जाते हैं? स्पेंडर बनने के पीछे 2 रीजन है। एक रीजन कि आपके माता पिता, आपकी अथॉरिटी फिगर जो थी वो स्पेंडर थी, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने बचपन में बहुत किल्लत देखी है, आपने बचपन में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। जब आपको कोई खिलौना चाहिए था और आपके दोस्तों के पास था, आपको नहीं मिल सकता था, इस चीज ने आपको बहुत डीपली से डिससेटिस्फाई किया है। और अब वो जो आपके अंदर का बच्चा है, अब वो बच्चा अपनी खुशी तलाश रहा है। अब जब ये खर्चा करता है तो ये बच्चा कहता है आई डिजर्व इट, मैं मेहनत करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं अपने आप को ये गिफ्ट देना, ये तोहफा देना, ये चीज करना डिजर्व करता हूँ यार, जीऊंगा कब मैं अपनी जिंदगी को। ऐसे कुछ इसके थॉट प्रोसेस चलते हैं। 4 दिन की जिंदगी है, कल किसने देखा है, आज में जी लो यार, ठीक है। ये सब चीजें इसके ड्राइविंग स्टोरीज हो जाती है, इसके नैरेटिव हो जाते हैं, जिसके सबकॉन्शियस के नैरेटिव चलते हैं। मगर डीप डाउन ये वो किड है, वो डिससेटिस्फाइड किड है, वो परेशान हुआ हुआ बच्चा है जिसने किल्लत देखी है, जिसने एम्बेरसमेंट देखा है, और अब वो चाहता है कि अब वो, क्योंकि उसको कंट्रोल मिला है, तो अब वो खुले से करना चाहता है। सेकेंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है सेवर पर्सनैलिटीज। दूसरी टाइप की होती है सेवर। सेवर्स वो हैं जिनकी जेब से पैसा नहीं निकलता। इनको बोलो 1 करोड़ आ गया क्या करेगा, ये कहला कहेगा एफडी करा दूंगा, फिक्स इनकम आती रहेगी, परसेंटेज आता रहेगा। ये खर्चा वर्चा नहीं सोच पाएगा, ये इस 1 करोड़ को बचा कैसे लूं मैं, ये सिर्फ बचाने में लगा रहेगा। सेवर लोग वो हैं जिनको मतलब पैसा जेब से निकलता ही नहीं। ये आपके हॉस्टल का वो दोस्त है जिसके साथ आप जब भी डिनर करने जाते हैं, ये वो इंसान है ये हमेशा घर पे पर्स भूल जाता है, या फिर ये वो इंसान है जिसका पर्स सबसे लास्ट में निकलता है, या फिर ये वो इंसान है जिसके पर्स में आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा, जिसका एक ही डायलॉग है, अभी तू दे दे मैं तेरे को बाद में देता हूँ। आप सबने अपने जीवन में एक ऐसा दोस्त या अपने परिवार में ऐसा इंसान देखा होगा जो एक सेवर मेंटेलिटी का है, जो हमेशा सेविंग 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 में चलता है। सेवर कभी स्पेंडर को नहीं समझ पाता, उसे लगता है कि ऐसा बेवकूफ आदमी है, कल को ऊंच नीच होगी क्या करेगा, फालतू पैसा खर्च करता है। स्पेंडर कभी सेवर को नहीं समझ पाता, वो कहता है कहाँ लेके जाएगा पैसा, कफन पे जेब नहीं होती, ठीक है, क्या करेगा इतने का, कहाँ दबा के रखेगा, ठीक है। लेकिन स्पेंडर सेवर अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की साइकोलॉजिकल नीड एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसलिए कई बार एक स्पेंडर और एक सेवर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हालांकि ये दोनों अपनी फिलोसफी से एग्री नहीं करते हैं, बट स्टिल दे आर फ्रेंड्स बिकॉज दे बोथ आर गिविंग कंफर्ट टू ईच अदर। क्लियर है जी? तो एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी कौन है? स्पेंडर्स है। दूसरी पर्सनालिटी है सेवर्स।
सेवर आप क्यों बन जाते हैं? सेवर या तो आपके माता पिता थे, या फिर दूसरा होता है आपने अगर बचपन में पैसे के अराउंड एंक्शियसनेस देखी है अपने घर में, और अनसर्टेनिटी देखी है, अगर अनिश्चितता देखिए परिवार के अंदर, या पिताजी के चेहरे पे शिकन देखिए और माता पिता को परेशान देखा है, तो आपने ये देख लिया कि जिंदगी में अगर सर्टेनिटी से जीना है तो पैसा बचा करके रखना होगा, तभी परिवार सिक्योर रहेगा, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अदरवाइज बहुत अनसर्टेनिटी आ सकती है। उस छोटे बच्चे ने ये बात सबकॉन्शियस में पकड़ ली है, और अब ये इसके लिए कंपल्सिव बिहेवियर बन चुका है। कंपल्सिव मतलब चाह के भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तीसरी पे आ जाएं। तीसरे हैं मनी मेकर्स। मनी मेकर वो जो सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है। इस कोई हेल्थ आगे पीछे हो रही है तो हो रही है, परिवार आगे पीछे हो रहा है, ये दिन रात बस लगा है 12 घंटे 15 घंटे 16, 1 लाख आ गया तो 2 लाख करना है, 2 आ गया तो 5 करना है, 5 आ गया तो 10 करना है। ये दिन रात सोते जागते शाम सुबह एक ही चीज सोच रहा है, और पैसा कैसे बनाऊं, और पैसा कैसे बनाऊं, और पैसा कैसे बनाऊं। ये मनी मेकर है। मनी मेकर दो प्रकार के हो जाते हैं, मनी मेकर स्पेंडर एंड मनी मेकर सेवर्स। मनी मेकर स्पेंडर वो हैं जो पैसा कमाने में भी बहुत अच्छे हैं और खर्चा करने में भी बहुत अच्छे हैं। मनी मेकर सेवर वो हैं जो कमाते तो बहुत हैं, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी खर्च नहीं कर पाते। देखिए, हार्दिक हार्दिक पांड्या एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मनी मेकर स्पेंडर का। पैसा कमाने में भी अच्छा है और खर्चा करने में भी अच्छा है। 2-2 करोड़ की घड़ियां पहनता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर नहीं पहनता 2 करोड़ की घड़ी, लेकिन ये पहनता है। तो मनी मेकर स्पेंडर्स होते हैं, कुछ लोग मनी मेकर सेवर होते हैं। मनी मेकर भी कई बार आप पावर ड्रिवन होते हैं। आपको बचपन से एक बिलीफ बन जाता है कि अगर रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, पावर चाहिए, तो बहुत पैसा कमाना पड़ेगा, तभी लोग रिस्पेक्ट देंगे, या फिर स्टेटस मुझे तभी मिल सकता है जब मैं बहुत पैसा कमाऊं। तो ये कंटिन्यूअसली भाग रहा है सो दैट अपने स्टेटस को ये मेंटेन कर सके। इसके बाद में आते हैं चौथे टाइप के लोग। ये है इनडिफरेंट कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी लिखे, चौथी कैटेगरी है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट लोग वो हैं जो दे आर न्यूट्रल अबाउट मनी। ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं, अपने प्रोसेस में एक्सेल करना चाहते हैं। इनका जीवन में फोकस कभी भी पैसे पे नहीं रहता। इनका फोकस रहता है प्रोसेस कैसे बढ़िया करूं, स्किल कैसे बढ़िया करूं। जैसे कि एक सिंगर है, वो अपने सिंगिंग को बहुत बढ़िया करना चाहता है। अब वो सिंगिंग इतनी अच्छी कर लेता है कि पैसा बेइंतहा उसके पास में आता है। ठीक है, कई बार एक क्रिकेटर अपने क्रिकेट को अच्छा करना चाहता है, पैसा उसके पास में बेइंतहा आ जाता है। क्लियर? तो इनडिफरेंट वो लोग हैं, ये अमीर होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, लेकिन इनका कभी भी गोल पैसे के रिलेटेड नहीं होता। इनका गोल उस एक्टिविटी में होता है जिस एक्टिविटी से पैसा आता है। दे आर गुड इन दोज एक्टिविटी, मे बी दे आर गुड क्रिकेटर, मे बी दे आर गुड राइटर, मे बी दे आर गुड कोच, मे बी दे आर गुड बिजनेसमैन, मे बी दे आर वेरी गुड इन सेल्स। ये जो काम है, उस काम को लेकर के दे आर वेरी गुड इन स्किलफुल, एंड मनी कम्स एज अ बाय प्रोडक्ट इन देयर लाइफ। ठीक है जी, चौथी कैटेगरी है इनडिफरेंट। तो आप इनडिफरेंट तब होते हैं जब एक तो ये कि आपके घर में आपने बहुत ही न्यूट्रल माहौल देखा, और आपने कभी भी एज सच कोई एंजाइटी नहीं देखी पैसे के अराउंड, और बहुत ही न्यूट्रल माहौल आपने देखा है। और सेकंड, आप इफेक्ट नहीं हुए अपने आसपास की प्रोग्रामिंग से। आप अपने इंटेलेक्ट ड्रिवन इंसान है, यू आर ड्रिवन बाय योर इंटेलेक्ट, यू आर नॉट ड्रिवन बाय योर इमोशन, यू आर इंटेलेक्चुअली ड्रिवन पर्सन। सो यू आर ओनली फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग योर प्रोसेस एंड इंप्रूविंग योर स्किल। क्लियर? तो आप देखें, इलोन मस्क 18-18 घंटे आज भी काम करता है, ऑफिस में ही सो जाता है, बिलियनर है, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जो उसका वैल्यू है वो प्रोसेस को अच्छा करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये उसको ड्राइव करती है। आप जुकरबर्ग को देखें, एक ही टी शर्ट में हमेशा पहुंच जाता है, और फेसबुक में अलग से ऑफिस के अंदर जहां बाकियों का
जो कैबिन होता है वही उसका कैबिन है, उसका कोई अलग से कैबिन नहीं है। ठीक है, प्रोसेस ड्रिवन, कंप्लीट प्रोसेस ड्रिवन, इनडिफरेंट लोग। और पांचवे होते हैं वरियर, इन्हें कहते हैं चिंतामणि। वरियर कैटेगरी का पर्सनालिटी वो है, ये दिन रात बस पैसे की चिंता करता है, करता कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं रहा, अपनी स्किल नहीं बढ़ा रहा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कोई नई एबिलिटी पैदा नहीं कर रहा, कोई कैपेबिलिटी नहीं ले रहा, बस ये दिन रात बैठ के चिंता करने का काम करता है। बच्चों की शादी कैसे होगी, इसका फ्यूचर कैसे आएगा, ये फीस कैसे जाएगी, ईएमआई बढ़ती जा रही है, ये लोन लेना है, यहाँ बीमारी आ गई, ये बस पैसे की चिंता करता है। सबसे खराब हालत है, आप किसी भी कैटेगरी में रहे, बस वरियर में ना रहे। इसमें से जितना फास्ट निकल जाएंगे उतना बढ़िया है आपके लिए। राइट तरीका हमेशा ये है कि आप चारों का बैलेंस बना के चलें। ठीक है, पांचवी कैटेगरी में कभी ना रहें, क्योंकि पांचवे वाला इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रेस में जीता है, सबसे जल्दी बूढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन कुछ नहीं ले रहा और हर समय बस चिंता कर रहा है पैसे को लेकर के। पेट्रोल का भाव बढ़ जाए, सबसे ज्यादा चिंता इसको होती है, भले ही इसके पास खुद कार नहीं है। ठीक है, ये वो है जिसको हमेशा कंप्लेन है, सब्जी महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, स्कूल की फीस को इतनी इतनी ली जाती है क्या, कॉलेज की फीस इतनी इतनी ली जाती है क्या, आज तो हर चीज में रिश्वत देनी पड़ती है, हर चीज में ये करता कुछ नहीं है, ये सिर्फ चिंता करने का काम करता है। ठीक है जी, आप कुछ भी बने, बस चिंता बनी ना बने। हैं तो उसमें से जितना जल्दी निकल सकते हैं उतना जल्दी निकलने का प्रयास करें। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स ऑनेस्टली दैट व्हाट इज योर मनी टाइप, आपका मनी टाइप क्या है। इनडिफरेंट। देखिए, इसमें कुछ भी अच्छे बुरे जैसा नहीं है, बट कोई भी चीज एक्सट्रीम पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप बैलेंस बना के चलें, कि एक हफ्ता आप थोड़ा सेवर भी बन के देखें, कुछ हफ्ते थोड़ा सा स्पेंडर भी बन के देखें। यू शुड बी इन द कंट्रोल, चीज आपको कंट्रोल कर रही हो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको कह दूं, अगर आप पहली तीन कैटेगरी में हैं तो सबसे पहला फोकस खुद पे इन्वेस्ट करने का रखें। अगर मेरे पास में 100 रुपए हैं और मेरा बच्चा भूखा है, तो मैं 100 रुपए का खाना खरीदने के बजाय 100 रुपए में कोई ऐसी किताब खरीदूंगा जिसमें पैसा कमाने का जरिया मुझे मिले। ठीक है, सो पहली तीन स्टेजेस में फर्स्ट यू शुड इंक्रीज योर वैल्यू, आपको अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने का सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप, मनी क्या है, मनी इज सिंपल यूनिट ऑफ वैल्यू। पैसा क्या होता है? पैसा होता है सिंपल यूनिट ऑफ वैल्यू। जब आप अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपका पैसा भी बढ़ता है। तो जब आप मार्केट में वैल्यू क्रिएट करेंगे, मार्केट आपके लिए पैसा क्रिएट करता है। ठीक है, कभी और डिटेल में इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ तक अगर सब सेम पेज में है तो मुझे एक बार सेम पेज लिख दें, ताकि मैं आपके साथ अब आगे वाले पॉइंट पे आ सकूं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं आपसे बात कर सकूं। टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स इफ यू आर ऑल आर ऑन सेम पेज। मुझे बताएं, अभी तक का आपका क्या की टेक अवे रहा है आज के सेशन का? लगभग 1 घंटा में हो चुका है, सवा घंटा करीब हो चुका है। व्हाट इज योर की टेक अवे सो फार? Need to work on my subconscious mind. Types of money, NEP, money personality, identity and image. Value create करें. How to change the inner image. We can reprogram ourselves. Blueprint, increase our value. It's all in your core identity. Yes.
goal of money in subconscious mind and self image. गुड। तो अब देखें, अब अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन का नियम क्या है। ये आध्यात्मिक नियम है। अगर आप अपने जीवन में पैसा चाहते हैं तो एक मनी मैग्नेट कैसे बना जाए, एक राइट वाइब्रेशन कैसे क्रिएट किया जाए, ये स्पिरिचुअल लॉ ऑफ मनी में आता है। एक आध्यात्मिक नियम है पैसे का, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। मुझे बताएं जरा कि अगर आपको पहले से इसमें पता है तो मुझे बताएं इसका क्या मतलब है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, व्हाट डज इट मीन? हाई एनर्जी, ओके। पैराडाइम शिफ्ट, नाइस। फ्रीक्वेंसी, energy is frequency. You have to be in the frequency of money magnet. No idea, change frequency. Create mental vibration that are resonating with money. Mhm. Creating the right frequency. Law of attraction. A kind of vibration that activates your money DNA. बड़ा फैंसी सा लिख दिया आपने। चलिए, देखना ध्यान से। आप सभी ये